अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम में जो एक बेतरतीबी होती है ना, रैंडमनेस होता है और जो डिसऑर्डर होता है, जो बिगाड़ होता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एंट्रोपी की टर्म यूज करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसको हम एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एंट्रोपी इज द मेजर of the number of the ways energy can be distributed within a system at a particular or a specific temperature। एक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है इन अ डिफरेंट वेज एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे वो है एंट्रोपी। क्लियर हो गया? जितने ज्यादा वेज में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी उतनी ही सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि सिस्टम स्टेबल रहे तो मीन्स हमने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ज्यादा से ज्यादा वेज में। ठीक है? यानी अगर आप एक चीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, चीज जो है ना इसने इस पर्सन को दे दी, तो एक तरीका हमारे पास हो गया ये। ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है कि इसी एक चीज को उसने जो है वो आगे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है? अब एक तरीका तो ये हो गया कि उसके पास जो भी ए चीज थी उसने किसी एक पर्सन को दे दी। क्लियर हो गया? अब दूसरा तरीका क्या है कि उसने एक चीज को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जब उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 4 पर्सन को वो दे दी ना, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेज में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी उतना ही सिस्टम स्टेबल होगा। तो जितने ज्यादा एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के वेज होंगे सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? अब एंट्रोपी क्या है बेसिकली? एंट्रोपी, ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ी ना। एंट्रोपी बेसिकली क्या है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है बेतरतीब, डिसऑर्डर, बिगाड़। यानी एंट्रोपी क्या है? दैट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम में जो बेतरतीबी है और जो बिगाड़ है उसको हम क्या बोलेंगे? वो है एंट्रोपी। क्लियर? और जितना ज्यादा सिस्टम में एंट्रोपी होगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? अब आप यहीं पे बच्चों एग्जांपल ले लो मैटर्स की। स्टेट्स ऑफ मैटर्स अगर आप देखें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड में पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं एज कंपेयर टू गैस, और गैस में पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं, रैंडम होते हैं। तो अगर हम एंट्रोपी देखें तो इट मींस दैट कि सॉलिड में एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे और ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर है? और गैस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, उनमें रैंडमनेस होती है। क्लियर है? तो उस केस में एंट्रोपी गैस में क्या होगी? तो गैस में एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी क्या है? किसी भी चीज में बेतरतीबी और बिगाड़ को हम मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं वो है एंट्रोपी। जितने रैंडमनेस और डिसऑर्डर किसी सिस्टम में ज्यादा होगा उतनी ही उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है? और सिस्टम जो है वो एनर्जेटिकली स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जेटिकली का मतलब क्या होता है? हम स्टेबिलिटी की टर्म जब एनर्जी से रिलेट करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि वो सिस्टम जिसकी एनर्जी लो है दैट इज मोर स्टेबल। ऐसे ही है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब कोई चीज बेतरतीब होगी, जब कोई चीज रैंडम पड़ी होगी, तो उसमें एनर्जी भी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होगी, एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी। तो जितना सिस्टम की एनर्जी लो होती है उतना स्टेबल वो सिस्टम होगा। क्लियर? और जितना सिस्टम स्टेबल होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। और एंट्रोपी ज्यादा है मींस उस सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डर ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो जो रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जितनी रैंडमनेस ज्यादा उतनी एंट्रोपी ज्यादा, और जितनी एंट्रोपी ज्यादा उतना सिस्टम एनर्जेटिकली स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एंट्रोपी, डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। यानी एंट्रोपी तो हमने यहाँ पे पढ़ ली कि एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। सो डिफ्यूजन क्या होता है? कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, या हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर? तो एक पार्टिकल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उनमें कितनी तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। क्लियर हो गया? तो 3 चीजें हमने देखनी है। एंट्रोपी हमने पढ़ ली, डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट पे। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। इस डायग्राम में 2 जार बनाए हैं और ये दरमियान में इसकी पार्टीशन है। क्लियर? ये जार नंबर 1 और ये जार नंबर 2। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? गैस जार है। ठीक है? गैस के पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि गैस में जो है वो रैंडमनेस ज्यादा होती है, बेतरतीबी ज्यादा होती है। जब रैंडमनेस ज्यादा होगी, बेतरतीबी ज्यादा होगी, तो मींस गैस में जो है वो एंट्रोपी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। यहीं पे देखो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अब इस केस में तो देखो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं जो एक जार में पड़े हुए हैं। क्लियर है? अब क्या होगा कि दूसरा जार खाली है,
सबसे पहले हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट देखना है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डिफ्यूजन का प्रोसेस ही क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास 1 2 3 ये एक जार से दूसरी जार में जाएंगे। हो सकता है कि तीनों मॉलिक्यूल इधर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों मॉलिक्यूल इधर हों और ये जार खाली हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल इधर हो, एक इधर हो, एक इधर है तो दो इधर हो। लेकिन हमने ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट फाइंड कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूला को हम बोलते हैं एक्स वाई। ठीक है, फार्मूला क्या है, एक्स वाई। क्लियर। एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस। अगर आप यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ प्लेसेस में हमारे पास कितनी प्लेस है, दो जगह हैं। एक है हमारे पास गैस जार ए और दूसरा है गैस जार बी। तो नंबर ऑफ प्लेस क्या है, एक्स, और ऊपर ये जो वाई है पावर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 2 3। अगर आप इस फॉर्मूला में ये वाली वैल्यू पुट करो तो देखो आंसर क्या आता है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ प्लेस। नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, दो ही प्लेस हैं, गैस जार ए है और गैस जार बी है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद वाई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे वाई की जगह क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब 2 को 3 टाइम्स आपने लिखना है, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। ये जो आपके पास आंसर आता है ना, ये आपको बताता है कि वो मॉलिक्यूल इतनी पॉसिबल अरेंजमेंट को शो कर सकता है। क्लियर। तो ये जो ऊपर हमने एग्जांपल ली है, डायग्राम बनाई है, इसमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है वो 8 हो सकती है। अब कैसे, अब शुरू में तो ये होगा कि तीनों मॉलिक्यूल इधर है, ये जार खाली है। क्लियर है। फिर ऐसा होगा कि ये जार में से 2 मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर चला जाएगा, फिर एक इधर है, फिर 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या होगा, खाली होगा, यहाँ पे तीनों आ जाएंगे। फिर पहले जो है वो यहाँ पे जो 2 थे, उसके अलावा जो तीसरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमने चेक करनी है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी पार्टिकल्स की नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। तो ये जो ऊपर हमने डायग्राम बनाई है, इसके अकॉर्डिंग 8 different ways हैं for 3 molecules, clear, to arrange themselves in a 2 jar, the diffusion from jar A to B। अब ये जो इनकी 8 अरेंजमेंट है ना, 8 वेज हैं, वो कैसे होंगे कि वो मॉलिक्यूल A से B में मूव करेंगे या B से A में मूव करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो 8 बनेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 मॉलिक्यूल है तो 2 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, 32। अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा। जितना आंसर आएगा उतनी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी वैल्यूज। अब हमने एंट्रोपी की वैल्यूज को कंपेयर करना है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, उनकी वैल्यूज लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा है और ऐसा क्यों है। ठीक है, comparison of entropy values, entropies of a different substances can be compared based on, जो डिफरेंट सब्सटेंस, जब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की एंट्रोपीज को कंपेयर करेंगे तो वो किस चीज पे बेस करती है, तो पहले वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस करती है, सेकंड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर। तो हम तीनों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एंट्रोपी जो है वो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हैं कि किस सब्सटेंस की एंट्रोपी जो है वो ज्यादा या कम है। इवन अगर आपके पास वैल्यू भी ना हो, आपके पास एक फार्मूला हो, तो आप कैसे बता सकते हैं कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। क्लियर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनकी एंट्रोपी भी क्या होगी, लो होगी। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। पार्टिकल्स मीन, अब यहाँ पे अगर हम देखें एटम, तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक कैल्शियम है, ठीक है, इसमें एक कार्बन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 और 1 4 और 1 5 एटम्स हो गए। क्लियर। यहाँ पे देखो एक कैल्शियम है और एक ही ऑक्सीजन है, तो कितने एटम हो गए, 2। अपेरेंटली आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो 5 एटम्स हैं, इट मीन्स दैट जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी एंट्रोपी ज्यादा, जितने कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी एंट्रोपी कम। तो इन दोनों के केस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, लो, और अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनकी एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की एंट्रोपी जो है वो 92.9 जाउल पर केल्विन पर मोल है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी एंट्रोपी है 39.7 जाउल पर केल्विन एंड पर मोल। क्लियर। एंट्रोपी को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं S0 से, अभी हमने स्टार्ट में भी देखा था।
अब ये फॉर्मूला बेसिकली आता कैसे है हमारे पास, चेंज इन एंट्रोपी को हम मेजर करते हैं एनर्जी ओवर टेम्परेचर से। अभी हमने पढ़ा ना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जीज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो सेम यहीं पे वही है, ठीक है। तो अगर चार्ज है तो वो जॉल में मेजर होगा, टेम्परेचर है तो उसको केल्विन में मेजर करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जाउल पर केल्विन। क्लियर। और अगर आप मोलर एंट्रोपी फाइंड करना चाह रहे हो तो मोलर एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, आपके पास जाउल पर केल्विन एंड पर मोल आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास यूनिट बनता है एंट्रोपी का, और यहाँ पे देखो जाउल पर केल्विन एंड पर मोल है। क्लियर हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या कहा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उतनी एंट्रोपी ज्यादा। क्लियर। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम उतनी एंट्रोपी कम। ठीक है, ठीक हो गया ना। अब एंट्रोपी कम है तो पॉसिबल अरेंजमेंट भी ऑब्वियसली बात है कम ही होंगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो उतनी ही पॉसिबल अरेंजमेंट कम होगी। ठीक है, जब पॉसिबल अरेंजमेंट कम होगी तो मींस एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी, और इसी का वाइस वर्सा है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये चीज पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन अब देखना है हमने। ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसमें अगर हमने एंट्रोपी फाइंड करनी हो तो उसकी हार्डनेस से फाइंड करते हैं। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास यहाँ पे है डायमंड एंड ग्रेफाइट, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही है ना इनकी, बट अगर हमने इसकी एंट्रोपी बतानी है तो फिर हम क्या करेंगे, हार्डनेस बताएंगे, और हार्डनेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जिन सब्सटेंस में हार्डनेस ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी कम होगी, तो ये इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, जितनी हार्डनेस ज्यादा उतनी एंट्रोपी कम है। यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जांपल है डायमंड और दूसरी तरफ एग्जांपल है ग्रेफाइट की, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है। दोनों का अगर केस देखा जाए ना तो बच्चों डायमंड में हार्डनेस ज्यादा होती है। जब डायमंड में हार्डनेस ज्यादा होगी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसी से उल्टा नीचे आ जाओ। अब जो ग्रेफाइट है उसमें हार्डनेस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अगर उसमें हार्डनेस कम है ग्रेफाइट में तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, जितनी हार्डनेस ज्यादा उतनी एंट्रोपी कम। डायमंड जो है वो हार्ड ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी कम है। ठीक है, एंट्रोपी कम मीन पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। इसी को एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं ना, इसी से हम। ठीक है, तो जितना ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी, जितना सॉफ्ट सब्सटेंस होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास बच्चे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। क्लियर है। तो अब आप अगर आप देखो तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े जो हैं वो दूर होंगे। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही बेतरतीब होते हैं। अब अगर आप एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट से ही देखो, ठीक है, अगर आप वैल्यूज को यहाँ पे देखो भी ना, अगर आपको स्टार्ट का कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने क्या कहा था, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। तो यहाँ हमें एग्जाम्पल में क्या पता चल रहा है कि गैस में रैंडमनेस ज्यादा है और सॉलिड में रैंडमनेस नहीं है। सॉलिड में पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो जब रैंडमनेस ही नहीं होगी तो एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, सॉलिड में एंट्रोपी की वैल्यू लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में कम होगी। क्लियर। रीजन वही होता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, और एंट्रोपी की डेफिनेशन ही रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू भी लिखे हैं, चलो वैल्यू भी पढ़ लेते हैं। एंट्रोपी ऑफ द आइस जो है वो नियर इट्स मेल्टिंग पॉइंट वो है 48.0 जॉल पर केल्विन पर मोल। इस तरह वाटर की एंट्रोपी है 69.9 जॉल पर केल्विन पर मोल। इस तरह वाटर जो है वो जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर वेपर्स हैं, तो हमारे पास ये एंट्रोपी की वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली अबव द बॉइलिंग पॉइंट, और ये कितनी है 188.7 जॉल पर केल्विन पर मोल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।